देखो यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स है, तो फटाफट एमसीक्यूज करें पहले। बोल रहा है बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड, फॉर अ पीरियड, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट कौन सा डेटा देता है आपको? बोलो। अभी मेरा वॉइस आ रहा है? सर हाँ सॉरी मेरे डेटा खराब। और बैलेंस शीट ये वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। For a period of shares on which the company has not called the entire nominal value is shown in the note to account on share capital under subscribed capital as, जिसमें तुमने कोई सब्सक्राइब बट पैसा नॉट फुली मंगवाया पेड। नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब ओह नॉट कॉल। नॉट कॉल्ड, नॉट कॉल्ड ही नहीं कॉल। किया अब तक, नन ऑफ दिस, हाँ वो क्योंकि वो तो फुल्ली पेड है भाई अभी तक। हाँ कुछ तो और दिया ही नॉट नहीं। फुल्ली पेड भी नहीं बोल। Shares on which the company has called the total nominal value and has received its sales shown in the notes account share capital and subscribed capital as सब्सक्राइब एंड फुली पेड। subscribed and fully paid. If the operating cycle of a company cannot be identified, it is assumed to be 12 months। obviously 1010% वाला डिवेंचर। देखो इसको कैसे रीड करते हैं बेटा। 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर है जिसपे 10% इंटरेस्ट है और जिसका फेस वैल्यू 100 रुपये है। उसमें से कंपनी 500 इशू की है, 10% वाला जिसका फेस वैल्यू 100 रुपये। तो इतना लंबा लैंग्वेज में बात एक ही था, 10% ब्याज वाला, 100 रुपये फेस वैल्यू वाला, 1000 डिवेंचर है जिसमें से कंपनी 500 इशू की है, जिसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो कर रहा है एज रिडीम आर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ। विद इन 12 मंथ रिडीमेबल है ये। बोलो क्या करना चाहिए, कहां शो करें? ये तो ऑलरेडी बोल है कि शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो फिर अदर करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड। अगर पहली बार इशू कर रहे होते शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आता, लेकिन क्योंकि वो पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग में था और अब वो कन्वर्ट होकर शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ रहा है, तो वो ऑलवेज अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां शो करेंगे? बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां शो करेंगे? सिक्योरिटी सर याद नहीं आ रहा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज करना क्या है? कौन से हेड में जाएगा ये बैलेंस शीट के? सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर कैपिटल नहीं रिजर्व। शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज क्या क्या पता है, एक्चुअली में यहाँ पे हेड पूछा है आपसे, सब हेड नहीं। हेड पूछा है तो शेयर कैपिटल है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसकी ये टाइप का रिजर्व है। पहले के टाइम में ना इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही बोलते थे, लेकिन 2-3 साल से इसका नाम चेंज करके सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया, रिजर्व वर्ड हटा लिया। तो पहले तो क्या था, इसके नाम क्या रिजर्व लगता था तो स्टूडेंट इजीली गेस कर लेता था, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, नाम से रिजर्व हटा दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक टाइप का रिजर्व है, लेकिन आपको यहाँ पे सब हेड नहीं पूछा है कि आप रिजर्व एंड सरप्लस बोलोगे, आपको मेन हेड पूछा है, हेड, तो शेयर कैपिटल में आएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलती हो रहा है, शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। वो तो शेयर होल्डर्स फंड होता अगर हेड पूछता तो। अगर हेड पूछता तो शेयर होल्डर्स फंड होता, है ना। हाँ सर हाँ सर। और सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि अपने मेन हेड का नाम होता, अगर यहाँ पे तो शेयर होल्डर्स फंड दिया होता, तो यहाँ पे लिखा हेड है लेकिन पूछा सब हेड है।
ठीक है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इंडिकेट द आइटम विच इज शोन इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनमें से कौन सा आइटम है जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविडेंट फंड पेएबल, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, नन ऑफ द अबव। बी तो वैसे भी नहीं है। बी नहीं है, चलो प्रोविजन ठीक है। फॉर टैक्स। हाँ यही है, दो ही आइटम है, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स और अगर हाँ, बोले प्रोविजन फॉर डिविडेंड है तो प्रोविजन फॉर डिविडेंड। ओके, आजकल होता नहीं है प्रोविजन फॉर डिविडेंड, आजकल बोलता है उसको। पुराने टाइम में क्या होता था, डिविडेंड कैसे होता है आपको पता है कंपनीज में? पहले क्या होता है, कंपनी अपना 31 मार्च कंप्लीट करता है, ऑडिटर लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट होने में 2-3 महीना लग जाता है, तब उसके बाद कंपनी को क्लैरिटी होता है कि उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है पिछले साल का। दैट मीन सपोज करो हम 31 मार्च 24 के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये ऑडिट होते होते आ जाता है 31 अगस्त, मान लो एक बार के लिए 24, तो 31 अगस्त को 24 को कंपनी को पता चला कि उसका पिछला साल यानी 23-24 में कितना प्रॉफिट हुआ है। अब उस पर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड का प्रपोजल रखता है, फिर वो शेयर होल्डर्स मीटिंग में उसके ऊपर अप्रूवल होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करता है और शेयर होल्डर उसको अप्रूव करता है डिविडेंड, तब जाके डिविडेंड का पेमेंट का बात बनता है। शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। लेकिन जब 31/7/2024 जिस दिन हम अकाउंट्स को एक बार के लिए रोका, उस दिन कंपनी को एक अंदाजा तो होता है ना बेटा कि अप्रोक्सीमेटली कितना प्रॉफिट होगा इस साल। तो कंपनी बहुत बार उसका प्रोविजन बना के रख देता है, इतना तो डिविडेंड में देना ही पड़ेगा। तो अगर वर्ड यूज कर ले प्रोविजन फॉर डिविडेंड, जो यूज नहीं करेगा, होता नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर यूज कर लिया तो उसको तो आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देना। लेकिन अगर प्रपोज्ड डिविडेंड वर्ड यूज करे, आई रिपीट, अगर प्रपोज्ड डिविडेंड वर्ड यूज करे तो वो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये केवल एक प्रपोजल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। जब तक शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं देगा तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। शेयर होल्डर अगर मना कर दे तो फिर डिविडेंड नहीं बटेगा। आई एम क्लियर ऑन दिस? हाँ, तो अगर प्रोविजन फॉर डिविडेंड वर्ड यूज करे तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लेकिन प्रपोज्ड डिविडेंड वर्ड यूज करे तो वो बैलेंस शीट और नोट्स में नहीं आता, वो फुट नोट में जाता अलग से। पता है इसको बोलते क्या है? एक वर्ड आप बहुत पहले सुने होंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी, याद है? कंटिंजेंट लायबिलिटी याद आया? कुछ सुना सुना लग रहा है वर्ड? हाँ, भूला भूला भी लग रहा है? यस एग्जैक्टली। इसलिए बेटा जी कॉमर्स में ये ऐसा वर्ड है जो भूला भूला लग रहा है तो यू आर इन ट्रबल। अगर आपको कॉमर्स का स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनना है तो ये भूला भूला नहीं हो सकता। दोबारा सुन लो फिर मत भूलना। कोई भी ऐसा लायबिलिटी जिसका होना या नहीं होना किसी और बात पे डिपेंड करे, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब यही है, किसी बात का होना या नहीं होना किसी और बात के होने या नहीं होने पे डिपेंड करे। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अदर थिंग। समझ में आया? सर आपका आवाज कटा, आप दोबारा बोल देंगे? एक मिनट रुको, आपका नेटवर्क बहुत खराब पोजीशन में। अरे सर क्या? सुनो मेरा बात, हम बोल रहे हैं कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या है, किसी बात का होना या नहीं होना किसी और बात के होने या नहीं होने पे डिपेंड करे। जैसे यहाँ पे होना किसी के होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा। किसी बात का होना या नहीं होना, ये बात होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड कर रहे किसी और बात पे। अच्छा, तो ये सब किस पे होता है? एसेट्स। आज ईडन गार्डन में मैच होगा या नहीं होगा, अभी हम कंटिंजेंट पढ़ा रहे हैं, अभी हम लायबिलिटी और एसेट वर्ड यूज भी नहीं किया। आज ईडन गार्डन में मैच होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है बारिश होगा या नहीं होगा।
समझे? समझ में आया? हेलो? सर एक बार एडन गार्डन के एग्जांपल से जो बताया वैसे बताइए। वैसे तो बताया। आज मतलब ईडन गार्डन, दोबारा। हाँ वैसे आज ईडन गार्डन में मैच होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड कर रहा है बारिश के बारिश के होने या नहीं होने पे। अच्छा तो समझ गई ईडन सर, गार्डन में मैच कंटिन्यू। होना या नहीं होना डिपेंड कर रहा है किसी और बात के होने या नहीं होने, बारिश के होने या नहीं होने पे। एक और प्यारा एग्जाम्पल दूं आपके अकाउंट्स का। हाँ सर, मेरा थोड़ा एक सा मुझे कंपनी है, समझ। मेरा एक कंपनी है, अवनी तिवारी ने मेरा प्रोडक्ट यूज किया, मेरा प्रोडक्ट से अवनी का तबियत खराब हो गया। अवनी केस कर दी कि ये इनके प्रोडक्ट के कारण तबियत खराब हुआ। मामला कोर्ट में गया। हम कोर्ट में ये डिफेंड करेगा कि नहीं मेरे प्रोडक्ट से तबियत खराब नहीं हुआ, अवनी कुछ और की होगी जिसके कारण तबियत खराब हुआ होगा, मेरा प्रोडक्ट एकदम ठीक था। अब हमको अवनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये किस बात पे डिपेंडेंट है? कोर्ट का जजमेंट। वेरी गुड। तो कोर्ट के जजमेंट पे, कोर्ट अगर मेरे फेवर में डिसीजन दिया तो हमको कॉम्पनसेशन नहीं देना होगा, लेकिन कोर्ट अगर अवनी तिवारी के फेवर में डिसीजन दिया तो हमको कॉम्पनसेशन देना होगा एज अ कंपनी। समझ में आया? हाँ इस जन्म में मत भूलना, ये वर्ड बहुत परेशान करेगा वरना। यहां पे भी प्रपोज डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर क्या वोटिंग करेगा उस पर डिपेंड कर रहा है ये डिविडेंड देना होगा या नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो रिकमेंड कर दिया, प्रपोजल रख दिया, इसीलिए नाम क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक बात, प्रपोजल रखा है इसलिए प्रपोज्ड। लेकिन ये डिविडेंड देना होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर बोर्ड में एनुअल जनरल मीटिंग में क्या वोटिंग करेंगे। हाँ इसीलिए वो बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता प्रपोज डिविडेंड। कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आता, नोट में भी नहीं आता, वो फुट नोट में अलग से लिखते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी हो भी तो सकता है नहीं भी तो हो सकता है। तो इसको अभी से लायबिलिटी में लिख लेना, इतना डेंजरस। ठीक बात? तो नीचे बस लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड इज बिल्कुल। वी आर अगर कंसीडरिंग। एग्जाम में अगर आपको आइटम दे दे, आप बोले टू गोइंग फुट नोट, फुट नोट, फुट नोट, नॉट नोट्स। हाँ हाँ, फुटनोट समझ, फुटनोट में कैसे लिखेंगे? इट्स वो अ लिख देते हैं बस, कंसीडरिंग। वो एक लाइन लिख देते हैं, प्रपोज डिविडेंड इतना रुपया फॉर करंट ईयर, बस खत्म। अच्छा, तो कंटिजेंट का मेंशन नहीं नहीं, करना वर्ड होगा। कंपनी के ऊपर है, कंपनी लॉन्ग लाइन लिखना चाहे लॉन्ग लाइन लिखे। अच्छा, देखो वही एक बात बोले, पूछना था। जो लोग फाइनेंशियल डेटा ठीक है। को पढ़ना जानते हैं वो प्रपोज डिविडेंड फुटनोट में पढ़ते समझ जाएंगे कंटिजेंट लायबिलिटी। अच्छा इसीलिए तो बोले बेटा आपको वो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होना पड़ेगा कि आप कंपनी का बैलेंस शीट देख के समझ जाओ, नीचे वर्ड देखते ही प्रपोज डिविडेंड, अच्छा तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, कंपनी लिखे या नहीं लिखे। हाँ सर, हाँ सर। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जनरली अभी एक ही आइटम बचा आपके सिलेबस के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ पे ये पूछा था। नेक्स्ट बोला करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, इनमें से बताओ चारों में से, जल्दी जल्दी। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉट श्योर पूछा है, ओ नॉट, ओ क्योंकि बेटा ट्रेड पेएबल भी तो करंट लायबिलिटी में आता है। ट्रेड पेएबल आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आएगा, तो बचेगा ये नहीं आएगा। यही वो आंसर है जो आपको पूछा है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वैसे भी नॉन करंट लायबिलिटी में लिख रहे थे, याद करो। सेकंड आइटम, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉट ड्यू, तो इट्स नॉट अ वो लायबिलिटी शॉर्ट टर्म नहीं लोन्स एंड बेटा, एडवांस। एक मिनट। पहला बात तो ये एसेट है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिलता है, आप देते नहीं हो। बोरोइंग पे आप ब्याज देते हो बेटा, इन्वेस्टमेंट पे आप ब्याज लेते हो। हम लोग को लेना है। हाँ, एसेट लायबिलिटी पे अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करो। पढ़ते ही ब्रेन में पूरा ऑर्केस्ट्रा बजना चाहिए, ये एसेट है ये लायबिलिटी है। एसेट लायबिलिटी में अगर ब्लफ हुआ तो भैया जी बहुत खराब बात करके आओगे, समझे?
ठीक है। अब ये वर्ड का मतलब समझा सकते हो, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे आते जा रहा है, लेकिन अभी तो अभी उसका मिलने मतलब का डेट नहीं है। हाँ, मिलने का डेट देखो एक नहीं बहुत आया है। मजेदार एग्जांपल समझाते हैं अपनी। आप मार्च महीना में मेरा पैसा यूज किए और आपका रूल है, आपका और मेरा एग्रीमेंट है कि हर 31 को ही पेमेंट हो जाता है ब्याज का। हर महीना का ब्याज उसी महीना के 31 को दे देते हो। बात समझ में आया? हाँ हाँ, महीने के एंड इसको पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। अगर अब आप नहीं दिए, अपना रूल है कि आप हर महीना का ब्याज उसी महीना के 31 या 30 को दे देते हो, या पूरे साल का ब्याज उसी साल के 31 मार्च को दे देते हो, पेमेंट भी तभी हो जाता है। तो इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया और एक्रूड भी हो गया, बट अभी तक आप दिए नहीं हो, मतलब मिला नहीं है, येट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हम दो लाइन समझाने जा रहे हैं आपको। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मिला ही नहीं, ड्यू होने के बाद भी। ड्यू भी हो गया, एक्रूड भी हो गया। अब सर ये एक्रूड समझ में नहीं आया, तक 2 मिनट वेट करना, सब समझ में आएगा। यहीं से तो आपको एक लेवल ऊपर लेके जाना है मेरे को अब अकाउंट्स में। अब वो बच्चा वाला बात नहीं करना है मेरे को आपके साथ। इंटरेस्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्रूड क्या होता है, मेरे को आपके साथ खेलना सिखाना है बाप। फाइनेंस के साथ खेलना सीखो। तो इंटरेस्ट एक्रूड, बेटा एक्रूड का मतलब है क्या ये उसी महीना का या उसी साल का उसी पीरियड का ब्याज है? हाँ है। हाँ। तो एक्रूड क्या उसी मंथ के अंदर या उसी पीरियड के अंदर पेमेंट का भी बात बनता है? हाँ बनता है, तो ड्यू भी हो गया। लेकिन अभी तक अब दिए नहीं, मतलब रिसीव नहीं हुआ अब तक। ठीक है। अब एग्जाम्पल को पलटते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। सुनना मेरा बात। 23-24 का ब्याज 31 मार्च को एक्रूड तो हो गया। मेरा बात समझ में आया? 23-24 का ब्याज 31 मार्च 2024 को एक्रूड तो हो गया, क्योंकि आप पैसा उस दिन तक यूज कर लिए। अपना देने का बाद बनता है अगले महीने का 5 अप्रैल। हर पीरियड का अगले महीने का 5 तारीख को आप पेमेंट करते हो। तो इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया, लेकिन अब तक ड्यू नहीं हुआ, इसलिए पेड नहीं। ड्यू का मतलब है पेमेंट कब करते हो, एक्रूड का मतलब है पैसे कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, और पेड नॉट पेड का मतलब तो जानते हो अब तक पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। हम 3 वर्ड पढ़ाए आपको यहां पे, एक्रूड, ड्यू, पेड। एक्रूड मतलब इट बिलोंग्स टू विच पीरियड। ड्यू मतलब क्या, पेमेंट का बाद कब का है, कब का अपना एग्रीमेंट हुआ पेमेंट करने का। एंड पेड मतलब एक्चुअली में पेड हुआ है या नहीं। ये बात समझ में आया? हाँ सर। तो मेरा पहला वाला एग्जांपल क्या था, 23-24 में हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। सुनना मेरा, आप कहीं पे इन्वेस्ट किए, अवनी तिवारी लिमिटेड अपने कंपनी का पैसा रिलायंस के डिवेंचर में लगाया। मेरा बात बहुत अच्छे से सुनना, एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल्स याद रखना सीखो। अवनी तिवारी लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड के कंपनी के डिवेंचर या कहीं भी पैसा लगाया, ठीक है, 2023-24 में। रिलायंस लिमिटेड का नियम है कि वो हर साल में एक बार ब्याज देता है, तो आपको 31 मार्च 2024 को ब्याज मिलना चाहिए अवनी तिवारी लिमिटेड को। हाँ। लेकिन रिलायंस का रूल ये है कि वो अगले महीने के 5 तारीख को पेमेंट करता है, मतलब 5 अप्रैल को। तो इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया, लेकिन ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि पेमेंट डेट तो अब तक आया नहीं 31 मार्च को। बात क्लियर? हाँ सर, अक्रूड ड्यू से। हाँ। अब आपको एक कॉमेडी बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यू और नॉट ड्यू, दोनों इस साल के करंट एसेट में आएगा। ठीक है, क्योंकि मिलना तो है बेटा। ड्यू नहीं हुआ तो भी 5 अप्रैल को ड्यू हो जाएगा बेटा। 31 मार्च को अगर ड्यू नहीं भी हुआ है तो भी 5 अप्रैल को ड्यू हो जाएगा, और पेमेंट डेट भी कंपनी 2-4 दिन में कर ही देगा।
तो शॉर्ट टर्म ही है। देना ड्यू तो हो है भी ऐसे जाता, कुछ। ड्यू हो भी जाता तो भी कंपनी 31 मार्च को पेमेंट कर देता, तो भी कंपनी 2-4 दिन में पे कर ही देता। समझ ओके। समझ में आया? तो हाँ इंटरेस्ट हाँ एक्रूड एंड ड्यू हो या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू हो, दोनों ही केस में वो करंट एसेट है, क्योंकि यहाँ पे मिलना है इसलिए करंट एसेट है। और यही अवनी तिवारी लिमिटेड को पे करना होता तो करंट लायबिलिटी होता। कोई अवनी तिवारी लिमिटेड पे ये पैसा लगाया होता तो अवनी तिवारी लिमिटेड ब्याज दे रहा होता। ठीक, क्लियर है बात? हाँ 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 सर, हाँ अब सर। मेरे को ये बताओ इन चारों में कहाँ का है? तो करंट एसेट ही है। करंट एसेट की कौन से हेड में आए? क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट। कौन सा हेड के अंदर? करंट एसेट में। अदर करंट एसेट्स। वेरी गुड। लोगों को मन में क्या आता पता है? ये करंट इन्वेस्टमेंट होगा। अरे बेटा आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट लगाएंगे के ऊपर तो इंटरेस्ट है। हाँ, उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज का बात हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। लेट्स बोला विच इज फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। इनमें से कौन सा अदर करंट लायबिलिटी नहीं है? लायबिलिटी, एक सेकंड सर। ये डिविडेंड पेबल होगा। बेटा डिविडेंड पेएबल है, करंट लायबिलिटी बिल्कुल है। हम तो बोला डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड नहीं है यहाँ, प्रपोज्ड वर्ड यूज नहीं किया है। मतलब पेएबल है मैं मतलब बाकी सब ऑप्शंस देख रही थी। बेटा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस हो सकता है। हाँ क्यों नहीं? कॉल इन एडवांस Liability। क्या होता है? कंपनी अभी तक शेयर पे पैसा मांगा नहीं है, लोग दे के चले गए। अब ये शेयर पे पैसा तो कंपनी 1-2 साल 5 साल में भी मांग सकता है। ये करंट लायबिलिटी नहीं है। ठीक है? नहीं है ना? हाँ नहीं है, वही तो पूछा। नॉट। ओके ओके। लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी मेच्योर होने वाला है, ये तो करंट लायबिलिटी है ही, अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रूड अदर करंट लायबिलिटी है ही। ठीक है? ठीक है सर। चलो नेक्स्ट आइटम। ट्रेड पेएबल कहाँ आएगा? अच्छा, हुज ऑपरेटिंग साइकिल इज 18 मंथ और उसका पेमेंट 24 महीने में आने वाला है। सर 24 महीना में पैसा आने वाला है, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आएगा? प्रीपेड। पहला बात देखो, हम आपको 3 पैरामीटर क्या दिया था सोचने का? अदर करंट एसेट्स। वेरी गुड। हम पहले बोला Asset asset है कि या वो सोचो। वो है। दूसरा लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, और तीसरा में फिर कौन सा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कौन सा हिस्सा वेट किया? सर यही फॉलो हो रहा है, नेचुरली यही फॉलो हो रहा है। नेचुरली भी होना भी चाहिए। प्रीपेड एक एसेट है। अब एसेट में ये शॉर्ट टर्म है, हाँ, तो ये अदर करंट एसेट में आएगा। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट। कोई कंपनी के ऊपर क्लेम ठोक के बैठा है, लेकिन अभी तक कंपनी उसको अपना डेप्ट माना नहीं। बोलिए, लायबिलिटी है अभी कंटिंजेंट। हाँ वेरी गुड। क्लेम ठोक के बैठा है, कंपनी बोलता है नहीं हमारा लायबिलिटी नहीं है, तो जब ये लायबिलिटी डिक्लेयर होगा तब देना होगा ना। वही कोर्ट केस वाला एग्जांपल। बेटा कोई मेरे पे केस करके बैठा है कि आपका प्रोडक्ट से मेरा तबियत खराब हुआ, कॉम्पनसेशन दो। हम बोल रहे हैं मेरा प्रोडक्ट से नहीं खराब हुआ, तुम गलती की है, केस लड़ेंगे ना। तो सर ये क्लेम है फिलहाल, यहाँ पे पूरा का पूरा वो नहीं थोप दिया है। कंपनी अपना डेप्ट माना ही नहीं है इसको। बेटा हाँ, लेकिन मांगने वाला तो कुछ भी बोल देगा। हाँ एग्जैक्टली ट्रू। कल को हम जाके बोल देंगे अंबानी जी के कारण मेरा घर में आग लग गया, पैसा दो। कंपनी ऐसे मानता फिरेगा ना तो कंपनी लूट जाएगा। कंपनी ऐसे मानने लगा ना तो लोग एंटालिया को बेच देंगे। ऐसे नहीं होता, कंपनी हर डेप्ट को थोड़ी ना मान लेगा। जैसे क्लेम किया है, कंपनी माना नहीं अब तक, मतलब अभी ये डिबेटेबल है। डिबेटेबल। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म उधार है जो अब मैच्योर होने वाला है, वही वो डिबेंचर वाला। अरे ये 5 साल वाला डिबेंचर मैच्योरिटी पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेगा, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, इस साल से शॉर्ट टर्म में आ जाएगा।
ओह हाँ सॉरी, आराम से एक्चुअली वो आराम से हाँ अपनी सॉरी सर हाँ एक डिवेंचर हम 5 साल के लिए इशू किया है या कहीं पे हम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए है, हम एक एसेट और एक लिएबिलिटी दोनों का एग्जांपल एक साथ पकड़ के चल रहे हैं। हम कहीं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है या हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिवेंचर इशू किया है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर लॉन्ग टर्म डिवेंचर है वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डाला होगा, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाला होगा। अब कुछ सालों बाद वो कभी तो शॉर्ट टर्म हो गई अपने आप, तो जब वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट होगा उसका ओरिजिनल नेचर तो शॉर्ट टर्म है नहीं, लेकिन तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकता, नहीं उसके लिए एक ही ऑप्शन है अदर। समझ में आया? वो वाला एग्जांपल भूलो मत डिवेंचर वाला। हाँ सर याद है, एक्चुअली एंड में क्या हुआ था वही, शॉर्ट टर्म में जाता नहीं जाता वो थोड़ा स्लिप। ठीक है कोई बात, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं हम लोग बैठ के। यस सर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर शोन अंडर कंपनी बैलेंस शीट सब हेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट के सब हेड? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड बेटा ये तो नॉन करेंट बिजनेस, हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बिजनेस का पैसा क्वेश्चन तो बोला नहीं है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, अच्छा बोला नहीं है तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म ट्रीट करोगे। ओके। फॉरफिटेड शेयर कहाँ लिखते हैं? फॉरफिटेड शेयर कैपिटल का जब नोट बनता है उसमें एंड में। वेरी गुड, तो यानी ये शेयर कैपिटल के नोट में जाएगा। फिर देखो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, वही एक ही बात, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अदर कर लायबिलिटी। कॉल इन एडवांस, करंट लायबिलिटी। इनमें से कौन सा आइटम शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा पूछा, नहीं जाएगा नहीं पूछा, जाएगा पूछा। जाएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। वेरी गुड। इफ गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट इट मीन्स, हाँ एक बात बहुत बढ़िया चीज सिखाने लायक था, अच्छा टॉपिक मिला। पता है गुडविल दो टाइप का होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो मेरा मार्केट में ब्रांड इमेज बना। आज एडिडास और ये सब का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, इतने सालों से बिजनेस करते करते लोग ब्रांड बन गए। यस। और एक होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है अवनी तिवारी लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया, ठीक है। अवनी का टोटल एसेट बनता था 10 लाख, टोटल लायबिलिटी बनता था 2 लाख, हिसाब से तो हमको अवनी को 8 लाख देना चाहिए था, ठीक। हाँ बिल्कुल। लेकिन अवनी पागल थोड़ी ना है जो 8 लाख में अपना बिजनेस बेच के चली जाएगी। अवनी बोली हमको 15 लाख देते हो तो बिजनेस लो, नहीं तो बाहर नहीं लो। हाँ वो नाम का हाँ, तो हम जो 7 लाख एक्स्ट्रा दिया अवनी को, ये हुआ परचेज गुडविल। मेरे बुक्स में इसको क्या बोल के लिखे, अवनी का सारा एसेट मेरा, अवनी का सारा लायबिलिटी मेरा, और जो एक्स्ट्रा पैसा दिया मेरे बुक्स में। अवनी के बुक्स का बात नहीं कर रहा, नीरज के बुक्स में किस हेड पे आएगा गुडविल, क्योंकि नीरज क्या बात का एक्स्ट्रा पैसा दिया है, क्योंकि नीरज अवनी का ब्रांड इमेज यूज करेगा। गुडविल। अब अवनी का सारा क्लाइंट भी तो नीरज का हो जाएगा, यानी अवनी का ब्रांडिंग का फायदा नीरज को होगा। Yep. हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा नीरज दे रहा है वो परचेज गुडविल। तो एक होता है सेल्फ जनरेटेड, एक होता है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई वैल्यू बुक्स में नहीं आता। एक्चुअली बात बताओ ना बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? बिस्लेरी अपना पानी 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो कैसे बता सकते हैं कितना उसके क्वालिटी का पैसा और कितना उसके ब्रांड इमेज का पैसा है? एडिडास अगर अपना जूता 3000 में बेच रहे हैं, वो कैसे बता सकते हैं कितना जूता का प्राइस वो क्वालिटी के लिए ले रहा है और कितना जूता का एक्स्ट्रा पैसा वो अपने ब्रांड इमेज के लिए ले रहे हैं? कोई नहीं बता सकता। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंट बोलता है, बैलेंस शीट में मानते ही नहीं। अच्छा सर मेरे को एक डाउट है थोड़ा सा, बोलो। ये क्लेम वाले क्वेश्चन में देखिए, मुझे समझ गया क्या वो है, लेकिन क्वेश्चन में इस टाइम था क्लेम जो कि डिबेटेबल था, तो अगर क्वेश्चन एकदम श्योर बोल दे तो वो कैसे टर्न किया जाएगा? क्वेश्चन अगर श्योर बोल दे तो फिर वो करंट लायबिलिटी है। नहीं मतलब क्लेम इज डिबेटेबल, तो कौन सा टर्म है जो बोल देगा कि हाँ तुम पे थोप दिया गया है केस और तुम ही दोषी हो? क्लेम, पार्टी क्लेम एंड कंपनी एडमिटेड। कंपनी एडमिटेड, ओके। मान लिया तुमने अपना क्लेम ना, ऊपर क्या बोला था, कंपनी नॉट एडमिटेड, माना नहीं है, एक्नॉलेज नहीं किया उसको अपने डेप्ट के रूप में, मतलब उसको अपना डेप्ट नहीं माना है। एक्नॉलेज नहीं किया मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहां पे बोलेगा एक्नॉलेज एज डेप्ट।
और सर जब कोर्ट ने केस को उनके फेवर में कर दिया तो उसका लैंग्वेज कैसा होगा? नहीं, वो तो बोल देगा ना, कोर्ट केस, एडमिटेड। कोर्ट कोर्ट हैज एडमिटेड द क्लेम। अच्छा कोर्ट मान लिया कंपनी का गलती है, तो फिर वो करंट लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो वो एडमिटेड आने से ही समझ जाएंगे। आप लैंग्वेज से समझ जाओ, हाँ ठीक है। उधार बना या नहीं बना अब तक, लैंग्वेज वहीं से पता चल जाए। अब यहाँ पे बोला गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, वो कौन सा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड, परचेज्ड? नहीं, परचेज्ड। परचेज। अभी तो बोले सेल जनरेट नहीं आता अपने। अपना बिजनेस बेचने से, अरे सर अपना बिजनेस बेचने से अपना गुडविल कैसे बना? वो तो सामने वाले का गुडविल हो गया ना। हाँ हाँ। फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटी, इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटी में नहीं है? अभी तो पढ़ के आते डिफर्ड टैक्स, वो नॉन करंट है। सेम हाँ। अनक्लेम डिविडेंड अपीयर इन द बैलेंस शीट, ये मस्त ये लायबिलिटीज। हाँ, ये करंट लायबिलिटी है, क्योंकि अब देखो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, सब लोग आके अपना डिविडेंड ले गए, अवनी तिवारी अभी तक आई नहीं, कंपनी क्या मानेगा? आ जाएगी कुछ दिन में। हाँ ऐसा थोड़ी ना है, अवनी को पता चलेगा कि कंपनी उसको डिविडेंड दे रहा है और वो 2-4 साल सो के आएगी एक बार में। अगले 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना में आके क्लेम कर ही लेगा। ठीक है, तो ये करंट है। समझ में आया? अब देखो आपको यहाँ पे भी वही सब है, हेड सबहेड बताने वाला, ये वाला आप खुद करोगे। सर ये ना सर कराए थे परसों मंडे को। अच्छा। 3 क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो आपको समझ में आया? हाँ हाँ, इधर तो हो गया था। तो आपको कौन सा समझ में नहीं आया इनमें से? अगर कुछ है तो डिस्कस करने लायक। नहीं सब ठीक है। तो फिर असेसन रीजनिंग करें एक बार, हाँ ओके या फिर यहाँ पे ऊपर में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोला है, ये करें। ठीक है। देखो, सापुरजी पालनजी ग्रुप एंड विल्सन रिन्यूएबल लिमिटेड इज कंसिडरिंग इक्विटी शेयर सेल टू रेज ₹1500 करोड़ टू रिपे डेट मैच्योरिटी इन फाइनेंशियल ईयर। बोलना क्या चाहते हैं? कंपनी है सापुरजी पालनजी ग्रुप और एक कंपनी है विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये दोनों क्या करने जा रहे हैं? अपना इक्विटी शेयर बेचने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको 1500 करोड़ रुपया चाहिए अपना कोई उधार चुकाने के लिए। ठीक बात? तो यहाँ पे पूछा है, द रिपेमेंट ऑफ डेप्ट हैज बीन शोन अंडर कंपनी द बैलेंस शीट एज। ये जो डेप्ट चुकाना है ये कहाँ शो करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैच्योरिंग इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर है ना बेटा, अभी मैच्योर होने वाला है। वो हाँ, तो तब शॉर्ट टर्म आदर करेंट लायबिलिटी। देखो, अच्छा, घुमा फिरा current के वही बोला, कोई पुराना उधार है जब चुकाने का डेट आ गया। स्टोरी खाली बिल्डअप किया, ये ग्रुप है वो ग्रुप है, यहां से पैसा उठा रहा, सब टाइम पास था। ये जो ना एनालिटिकल क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं ना बेटा जी, ये लोग यही करते हैं। ये लोग बाकी चीजों को टाइम पास के लिए यूज करते हैं, स्टूडेंट उसी में फंस जाता है और वो मेन टॉपिक जो खाली पूछा है वहां तक पहुंचता ही नहीं। आपसे पूछा क्या था? पूछा है कि रिपेमेंट ऑफ डेप्ट कहाँ आएगा, और ऊपर क्या बोला है? ये डेप्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होने वाला है। तो कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट जो लॉन्ग टर्म बोरिंग में रहा होगा और अब मैच्योर होने वाला है, तो कोई भी लॉन्ग टर्म डेप्ट अब मैच्योरिटी पे आए तो उसको अदर करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट बोला, विनस लिमिटेड प्रोवाइड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या बोले? कंपनी 2 लाख रुपया का 10% वाला डिवेंचर इशू किया है, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, और इशू भी पार पे किया है, मतलब 100 का सामान 100 में बेचे। कब इशू किया है? ऑन 1/7/2022, और ये रिडीमेबल होगा इन लमसम ऑन 30 जून 2026। तो एक कंपनी 100 रुपया फेस वैल्यू वाला 2 लाख रुपया का 10% वाला डिबेंचर इशू किया है 2 लाख रुपए में एट पार पे। कब इशू किया? 1 जुलाई 2022। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। फिर बोला ये रिडीमेबल होगा कब? 30 जून 2026, मतलब लॉन्ग टर्म है। यस चलो ठीक है। नेक्स्ट बात, अब यहां पे पूछा क्या है? आइडिया इसको पढ़ते हैं पहले, नीचे पहले ये पढ़ लेते क्वेश्चन मांगा क्या है।
हाउ विल बी द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बी शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटी एंड द नोट्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2023? इंटरेस्ट कहां पे शो करेंगे 31 मार्च 2023 को दिन, कौन सा अमाउंट? तो इसके लिए हमको अगला दोनों लाइन पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। कंपनी हर 6 महीना में ब्याज देता है, तो 2 लाख का कितना ब्याज देता है? 10%, मतलब 20,000। और ये 6 महीने में देता है, मतलब हर 6 महीने में 10,000 करके। हाँ चलो यहाँ तक बात क्लियर है हमको। कंपनी ब्याज देता है 31 दिसंबर और 30 जून को। हर साल का 31 दिसंबर और 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, हाँ सर। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड टिल 31/3/2023 इज 3,000 रुपया। 31/3/2023 तक कंपनी कितना इंटरेस्ट दे दिया? 3,000। देना कितना था? 1 जुलाई 2022 को इशू किया, मतलब पूरा देना था। नहीं, जो 1 जुलाई 2022 को इशू किया है, ठीक है ना? तो कितना दिन का ब्याज बनता है? 2001 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कंपनी दिसंबर में पहला ब्याज देगा, तो दिसंबर में 10,000 देना है उसको। दिसंबर 2022 को उसको 10,000 ब्याज देना है, 31 दिसंबर 2022 को। फिर नेक्स्ट ब्याज कब देना है? 31 जून 2023 को। इस बीच में आ गया 31 मार्च। आपने बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यार से अच्छे से सुनना, भले ही आज के लिए लास्ट ही क्वेश्चन हो, बट इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन, आराम से समझना। अपनी कंपनी 1 जुलाई 2022 को डिबेंचर इशू किया है। कंपनी का आदत है हर साल दिसंबर और जून में ब्याज देने का, ठीक बात है? तो जुलाई से दिसंबर में पहला ब्याज देने का डेट आएगा, दिसंबर 2022 को। कितना हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपया। फिर नेक्स्ट जून में डेट देने आएगा ना, उस बीच में क्या आ गया? 31 मार्च। ठीक, हमने दिसंबर से मार्च 3 महीना बीता। हाँ। ये 3 महीने का भी 3,000 रुपया ब्याज तो बनता है ना, जो करंट ईयर को बिलोंग करता है। देने का डेट नहीं आया, वो अलग बात है, देंगे जून में, क्योंकि कंपनी मार्च में कोई ब्याज देता नहीं है। कंपनी का पॉलिसी है दिसंबर और जून में ब्याज देने का, ठीक बात? तो कंपनी देगा भले जून में, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 मार्च के लिए बना रहा है ना, तो उस दिन तो ब्याज पेंडिंग बनता है ना, देना। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। हाँ, कितना? 3,000 रुपया। तो दिसंबर में 10,000 देना था, और जून 23 को फिर 3,000 एक्रूड बट नॉट ड्यू बनता है। ये बात समझ में आया? हाँ, बिलोंग्स टू दिस पीरियड बट नॉट ड्यू। लेकिन कंपनी पे कितना किया है? खाली थर्ड लाइन क्या बता रहा है आपको? 3,000 पे किया है। तो यानी ये पुराना 10,000 में भी 7,000 बाकी है। दिसंबर में कितना दे देना चाहिए था? 10,000। बट कंपनी बोल रहा है 31 मार्च 2023 तक टोटल 3,000 दिए, माने 7,000 वहां का ड्यू है। ये 7,000 क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट ड्यू। आप खुद ही बोल गए, देखो हमको नहीं बोलना पड़ा। तो दैट मीन सर, टोटल कंपनी का 7,000 का एक ब्याज देना बाकी है, जो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड है, और एक 3,000 का इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू नॉट पेड है। आई एम क्लियर ऑन दिस? ये दोनों है तो करंट लायबिलिटी, क्योंकि दोनों ही देना ही, और बहुत लॉन्ग टर्म तक तो वेट कराएगा नहीं। हाँ।
तो देखो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू 17,000, नहीं, गलत जवाब। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू 5,000, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू 7,000। ये ठीक है। मेरे को तो ये भी गलती लग रहा है। एक्रूड एंड ड्यू दोनों 17,000 कैसे हो गया बेटा? मेरे हिसाब से तो 7,000 ए और नहीं, 3,000 बी सर, बाकी। बी बी। बी में भी एक बात आगे बोल रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू 5,000। कैसे? वो तो और 3,000 ही होना चाहिए था। हाँ, अमाउंट गलत। यहाँ पे तो सारे ही ऑप्शन गलत लग रहे हैं। 30 का बी होना चाहिए सर। एक मिनट रुको ना। 2 लाख रुपया का 10% 20,000 ब्याज होता है। कंपनी साल में 2 बार करके देगा, मतलब 10,000 करके देगा। सर ये अभी चेंज हुआ है। नहीं नहीं, 1 जुलाई 2022 है और यहाँ 31/3/2023 है। ये चेंज कहाँ हुआ? ठीक है, तो 22-23 से तो चल रहा है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर। इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली ऑन 31 दिसंबर एंड 30 जून। तो 2022 को जो इशू हुआ, जुलाई 22 को इशू हुआ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है। इस बीच में मेरा आ गया 31 मार्च 2023, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 ही महीना तो बनता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड केवल 3,000 है, पेड केवल 3,000 है। तो मेरा टोटल ब्याज बनता है, अब हम अपने हिसाब से डेटा को लिखते हैं। मेरा टोटल दिसंबर तक का ब्याज बनता है 10,000, मार्च तक का ब्याज बनता है 3,000 और जून तक का बाकी ब्याज बाद में आएगा 3,000। वो 3,000 से अभी हमको मतलब नहीं है। नहीं, 3,000 क्यों, वहां आएगा, ओहो सॉरी 5,000 ना मार्च तक का। 3,000 क्यों? अगर 10,000 रुपया मेरा 6 महीने का ब्याज है तो 3 महीने का कितना होगा? 5। हाँ, तो अपने गलती करके अपने 3,000 कहाँ से निकाली हमको भी नहीं पता। 5,000 होगा, ठीक है। 31 मार्च को एक तो 7,000 बाकी है दिसंबर वाला, जो कि हो गया इंटरेस्ट ड्यू, एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। उस 7,000 में कोई डिबेट नहीं है। नहीं। तो ये देखो, यही लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू 7,000। 31 मार्च को इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, वो तो 5,000 ही हुआ ना, क्योंकि 6 महीने का ब्याज अगर 10,000 है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्याज कितना होगा? 5,000। हम 3,000 कहीं से रॉन्ग फिगर निकाल लिया था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था ना? मजेदार था, मजेदार। चलो, हाँ, अब आपको एकदम बढ़िया से छप गया होगा ब्रेन में, ये एक्रूड एंड ड्यू क्या होता है और एक्रूड एंड नॉट ड्यू क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एसेसन रीजनिंग दिया है, चलो पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, एसेसन ट्रू है। इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, और ये मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। हाँ, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, ठीक है। हाँ, मतलब इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो इज बोथ एसेसन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो, द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट बोला है बैलेंस शीट इज ऑफ अ, क्या लिखा है? बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज प्रिपेयर्ड इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट एट अ पर्टिकुलर डेट। हाँ, बैलेंस शीट एक लिस्ट ही तो है। नहीं, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। तो एक वर्ड से खत्म हो गया। बैलेंस शीट इज नॉट अ लिस्ट। ओके सर। एसेशन फॉल्स है। रीजन ठीक बोला, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो रीजन ट्रू लेकिन एसेशन रॉन्ग। बैलेंस शीट में लिस्ट है क्या बेटा? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समराइज्ड स्टेटमेंट विच गिव इंफॉर्मेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एक समराइज स्टेटमेंट है
जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है. करेक्ट. स्टेटमेंट ऑफ पीएल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर, व्हाइल बैलेंस शीट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ट्रू. सही है. और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है. हाँ सर. ऐसा बहुत सारा दिए, कब करोगे देन अपना डाउट पूछ सकते हो. इसमें और कुछ बताने लायक मेरे को लगता नहीं है. फिर मेरे को हेड से बैठा गया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी. कौन सा मेजर हेड में क्या आ जाएगा बताओ. तो यहाँ पे बोला है नेम द मेजर हेड अंडर विच एसेट पार्ट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड. तो आंसर भी दे दिया है. नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट दो मेजर हेड है. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के आंसर समझ सकते हो. नहीं समझ में आएगा हमको बोलो. ठीक है. एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना, नहीं समझ में आएगा हमको बोलो. ये भी देखो आपको वैसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन दिए, पूरा एक बैलेंस शीट दी है और आपको बताया बताओ कौन सा शेयर होल्डर्स फंड का फिगर कितना है. तो देख देख के बताना है आपको. जैसे देखो आपको यहाँ पे पूरा एक बैलेंस शीट दी है. अब आपको क्या पूछा है, बैलेंस शीट में बताओ शेयर होल्डर्स फंड कितना है. शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है बेटा, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल वाला. हाँ सर. तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया आपको, ऑथराइज कैपिटल दिया, उससे मतलब नहीं है. प्रीपेड इंश्योरेंस भी नहीं आता है शेयर होल्डर्स फंड में. सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है शेयर होल्डर्स फंड में. सिक्योरिटी प्रीमियम आता है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आता है. आपसे शेयर कैपिटल नहीं पूछा है, शेयर होल्डर्स फंड पूछा है. तो ये आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम. बिल्डिंग नहीं आएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आएगा. एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं आएगा, प्रोविडेंट फंड पेएबल नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस आता है. इशूड से हमको मतलब नहीं है. एडवांस टैक्स नहीं आएगा, डिबेंचर नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफिस बिल्डिंग नहीं आएगा. तो ये तीन आइटम जोड़ ले तो शेयर होल्डर फंड बन जाएगा. क्योंकि शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल सब्सक्राइब वाला प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी अगेंस्ट शेयर वारंट. तीन हेड है ना, तीन सब हेड. तो वो तीन सब हेड का आइटम ढूंढ के जोड़ के बताने बोला. आप 1,15,000 प्लस 7,20,000 प्लस 1,15,000 तो 2,30,000 प्लस 7,20,000 10,50,000. नहीं यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया. ये वाला जोड़े गलत है क्या. ओ 2,30,000 ना. हाँ ठीक है ठीक है, 9,50,000. 10 लाख नहीं, 9,50,000 ये आंसर. ठीक है. आपको बोला नॉन करेंट लायबिलिटी का टोटल बताओ. नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, जोड़ोगे आप. देख लो. प्रीपेड नॉन करेंट नहीं है. बिल्डिंग एसेट है वैसे भी. एडवांस फ्रॉम कस्टमर नॉन करेंट नहीं है. प्रोविडेंट फंड पेएबल नॉन करेंट है. रिजर्व का बात हो चुका. एडवांस टैक्स भी नहीं है. 9% डिवेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा. डिवेंचर भी. प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट बेनिफिट आएगा लॉन्ग टर्म. बाकी कुछ भी नहीं आएगा. क्या क्या तीन आइटम जुड़ा. प्रोविडेंट फंड पेएबल 1,20,000. इसके अलावा 9% डिवेंचर 2,30,000. 1,20 प्लस 2,30 प्लस 1,60 कितना होगा. 1,20,000 प्लस 160 प्लस 230. बोलो. कैलकुलेटर के नहीं बैठे हो. हाँ कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकती हूँ बट वह रुके पहले कैलकुलेट करती हूँ. एक सेकंड. बैग से निकाल दी. सर कौन सा अमाउंट. 120 आपका प्रोविडेंट फंड पेएबल है, वो भी लॉन्ग टर्म हुआ. डिबेंचर भी नॉन करेंट लायबिलिटी हुआ. आपको 120 प्लस 230 प्लस 160 5,10,000. जहाँ 5,20,000 कैसे आंसर.
ओ सॉरी, प्रोविडेंट फंड पेएबल है ना, पेएबल तो करंट लायबिलिटी हो गया, अभी देना है, ये आएगा प्रोविजन और डिवेंचर 230 प्लस 160 390, ठीक है। पेएबल तो अभी देना है ना, पेएबल मतलब अभी चुकाना है, पीएफ जमा देना है तो करंट लायबिलिटी हो गया। प्रोविजन जो बनाएंगे वो नॉन करंट प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना नॉन करंट लायबिलिटी। वैसे आपको यहाँ पे पूछा नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, तो आप नॉन करंट, सॉरी ये क्लास थोड़ा करना पड़े, हम लोग जाना है। हाँ ठीक है, बस यहीं पे हम स्टॉप भी कर रहे हैं अभी, ये जब आगे का सब अपने को आप करोगे और हम भी करेंगे अगली क्लास में।